कौन था मेरे साथ उस दिन हॉस्पिटल में? दर्शित हाहाकारी भाव से बोला। तुमसे उम्र में थोड़ा ही बड़ा एक और बच्चा, और तब तुम इतने डरे हुए थे, इतनी दहशत में थे कि तुमने उसे सब सुना दिया। उस बच्चे को तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं था, तो तुमने अपनी जेब में भरे पंख भी उसे दिखाए। तुम इतना पैनिक कर रहे थे कि क्या बताऊं। तुम ये तक कह रहे थे कि वो फिर आएगी। वो बच्चा, उसने तुम्हें शांत करने के लिए कहा कि चाहो तो वो पंख तुम उसकी जेब में रख दो, फिर वो एक पंख वाली चुड़ैल कंफ्यूज हो जाएगी। बहल बोला। एक पंख वाली चुड़ैल? दर्शित सदमे से बोला। हाँ, तब तुम उसे यही बुला रहे थे, और तुमने वो सारे पंख उस बच्चे को दे दिए। याद करो। बहल बोला, और दर्शित सोचने लगा। मुझे अक्सर यूं ही एक बच्चे का ख्याल आता तो है, जो पेट के बल बिस्तर पर लेटा हुआ मेरी बातें सुन रहा है। आज भी जब डरा हुआ होता हूँ तो अपने मन में मैं उससे बातें करता हूँ। तो क्या ऐसा कुछ सच में हुआ था? दर्शित हैरानी से बोला। हाँ, तुम मिले थे उससे, वो सच में था, और वो मेरा छोटा भाई था, वही जिसे आज सब एकांक समझते हैं। बहल बोला। क्या? कबीर और दर्शित दोनों हैरानी से बोले। हाँ, तुम हैरान हो ना कि उसे तुम्हारी कहानी कैसे मालूम, क्योंकि तुमने उसे खुद बताई थी, सब कुछ बहुत डिटेल में, मगर तुम्हें याद नहीं, क्योंकि तब तुम सदमे में थे, तुम बेहोश हो गए थे। होश में आए उसे अपनी कहानी सुनाई और तुम फिर बेहोश हो गए, और जब तुम्हें दूसरी बार होश आया तब तक मैं अपने भाई को वहां से लेकर जा चुका था, तो तुम्हें वो फिर नहीं मिला, और तुम्हें लगने लगा कि वो सच था भी या नहीं। वो धुंधली सी याद जो दो बेहोशियों के बीच सैंडविच बन गई थी, तुम्हारे दिमाग से जाती रही। इस पर सायरन का सदमा भी अभी ताज़ा ही था। फिर तुम वहां से भाग गए, मगर देखो, तुम मेरे भाई को पूरी तरह भूल भी नहीं पाए। तुमने अपना नाम दर्शित क्यों रखा? बहल बोला। दर्शित उर्फ असली एकांक अब उसे घूरता रहा। मुझे नहीं पता, वो धीरे से बोला, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें अपना नाम दर्शित बताया था, और तुम उस नाम से जुड़ गए थे। तुम उसे भूल गए थे, मगर फिर भी वो तुम्हारे दिमाग में कहीं था। तुमने तब उसे अपना डर बताया था, और उसने तुम्हें सांत्वना दी थी, तो उसके नाम के प्रति तुम एक सुरक्षा महसूस करते थे। वो नाम तुम्हारे दिमाग में रह गया और तुमने उसे ही अपनाया। दर्शित मेरे छोटे भाई का नाम है, वही जिसने बाद में तुम्हारा नाम ले लिया था। बहल हंसते हुए बोला, और तभी कबीर को एकदम से कुछ याद आया। एक मिनट, आपका भाई अस्पताल में क्यों था? वो बोला। तुमने सुना ना, वो पेट के बल था बिस्तर पर। 2 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था, और उस पंख को बाहर निकाला गया था, जो 2 दिन बाद उसकी चमड़ी उधेड़ कर बाहर आता। बहल ने बताया। ओह हाँ, वो पंख पूरे चांद की रातों में बाहर आते थे, पर हमारे शरीर में बनने पहले ही शुरू हो जाते थे। बहल ने बताया। कबीर को याद आया कि ये बात उसे एकांक उर्फ असली दर्शित ने भी बताई थी। तो वो बच्चा जिसके बारे में कबीर को नर्स गायत्री से पता चली थी, वो असल में बहल का भाई दर्शित था, और तब बहल ही उसका वो भाई था जो अस्पताल में उसके साथ था, और उसी अस्पताल में एकांक को भी लाया गया था जब वो सायरन को देखकर बेहोश हुआ था। तो इस तरह सब गुत्थम गुत्था हुआ। जब दर्शित ने मतलब मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तो मैं तुम्हें ढूंढने लगा। तब मैं भी महज 17 साल का था, मगर जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। जैसे तैसे उससे तुम्हारा पता निकाला। तुम्हारे घर गया तो पता चला तुम घर से भाग चुके थे। बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिले। मैंने तब इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वक्त गुजरता रहा, और मैं भी अपने दूसरे पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बन गया। यहाँ तक भी सब ठीक था, हम चल रहे थे किसी तरह इस श्राप के साथ ही। मगर फिर मेरी माँ की जिद और मुझे शादी करनी पड़ी। मैं अपनी पत्नी से दूर दूर रहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि अगर वो लड़का होता तो मैं सहन नहीं कर पाता कि उसके साथ भी ये सब हो। अब मैं समझ पा रहा था कि मेरे पिता हमें लेकर कैसा महसूस करते रहे होंगे, मगर मेरी पत्नी की जिद थी, उसे बच्चा चाहिए था। आगे तो तुम जानते ही हो, वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई और मैंने धोखे से उसका अबॉर्शन करवाया। मगर इन सब से अब मैं टूट चुका था। कई बार अपने स्टेशन में बैठे बैठे ही मन में आता कि अपनी गन मुंह में ले लूं और खेल खत्म कर दूं खुद का, मगर इससे क्या होना था। और फिर मैं अपनी पुरानी योजना पर लौटा। वसुमती की वो पेंटिंग, एक जरिया उस तक पहुंचने का।
उसके नाम पर सनसनी फैलाकर। कबीर बोला। हाँ, और साथ ही मेरे भाई दर्शित ने इसमें एकांक वाला एंगल भी जोड़ा। वो पेंटिंग और वो बच्चा दोनों ही वसुमती से जुड़े हुए थे। उसने बहुत ढूंढा उस लड़के को जो बचपन में सायरन से मिला था, यानी तुमसे। बहल असली एकांक की तरफ देखता हुआ बोला। मगर तुम कहाँ मिलते? तुम नहीं मिले, लेकिन किस्मत से तुम्हारी बहन दीक्षा मिल गई। क्या? हाँ, उसका मिलना संजोग ही रहा, मगर उसने मदद से साफ इनकार कर दिया। हमने बार बार हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो मना करती रही। सारी तैयारी कर रखी थी हमने। हम चाहते थे कि वो बच्चा एकांक ही मास्टरमाइंड हो इन सब का, एक ऐसा लड़का जो बचपन में सायरन से बच निकला था। जब वो लोगों को तस्वीर के खतरे में बताता तो ज्यादा असरदार लगता ना। बहल कबीर से बोला और कबीर बगले झांकने लगा। हाँ, यही तो हुआ था। खैर, जब वो नहीं मिला तो हमने बिना उसके ही स्टार्ट करने का सोचा, मगर एक दिन कमाल हो गया। बहल बोला। क्या? मेरा भाई दर्शित अब भी दीक्षा के पीछे था, और एक दिन उसने पाया कि दीक्षा ने अपने पति आरव को मार डाला। बहल ने कहा और एकांक एकदम से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। क्या दीक्षा ने ऐसा किया? वो सदमे से बोला। रिलैक्स, वो एक हादसा था। जो कुछ भी हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ। यकीन मानो तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं थी। उसका पति निहायत ही कमीना इंसान था। उस जैसों के बारे में सोचो तो मैं वसुमती से सहमत हूँ। बहल बोला। फिर? अब भला वो कैसे इनकार करती मदद से? हम उसका इतना गहरा और घिनौना राज जानते थे। हमने कहा कि वो हमारी मदद करे तो उसका राज राज ही रहेगा, और इस तरह उसने अपने पति की मौत को वही रंग दिया जो हम आगे करने वाले थे। वो मरा नहीं बल्कि गायब हो गया, लेकिन हम तब तक इसके लिए तैयार नहीं थे। ना कोई सेटअप था, ना कुछ। तो हाँ, आरव का गायब होना बाकियों से जरा अलग था। वो मर्डर था, लेकिन मर्डर तब साबित होता जब लाश मिलती, और लाश कभी मिली ही नहीं। बहल बोला। और दर्शित एकांक बन गया, कबीर ने कहा। हाँ, ये ऑफर खुद दीक्षा ने ही दिया था हमारी मदद के लिए। अगर हम असली एकांक को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो एक नकली एकांक खड़ा किया गया जो मेरा भाई दर्शित था। एकांक के बचपन के सारे सामान, सारी चीजें दीक्षा ने ही उसे दी। एकांक की कहानी भी बताई। अब वह पूरी तरह एकांक में बदल चुका था। हमने अपना काम शुरू किया। शहर के बाहरी वाली उस फैक्ट्री में हमारा सेटअप तैयार था। हम उस तस्वीर को हर जगह प्लांट करते, लोगों की सायरन की आवाज सुनाते, उसकी गंध देते और गायब करके उस फैक्ट्री में ले जाते। वहां का सेटअप देखकर सबको यही लगता कि वो उस तस्वीर में कैद है। वहां दीक्षा ही सायरन बनकर उन सब से मिलती थी पूरे मेकअप के साथ। बहल बोला। दर्शित और कबीर ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही हद से ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। वैसे इस दौरान मेरा भाई एकांक बनकर बड़ी चालाकी से लोगों के दिमाग में फिट कर रहा था कि वो पेंटिंग सही नहीं है। दिल पर मत लो कबीर, तुम पहले नहीं थे। तुम्हारी तरह और भी लोग थे जो उसके संपर्क में आए थे और उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई थी। बहल बोला। कबीर को याद आया कैसे एकांक पहली बार उसे उस पेंटिंग की प्रदर्शनी में मिला था और टूटी छत वाली पेंटिंग को घूर रहा था। हाँ, तब वो यही तो कर रहा था, कबीर के मन में उस पेंटिंग के लिए शक पैदा करना। और अगर तब कबीर ने उस पेंटिंग पर इतना गौर नहीं किया होता तो बाद में टीवी पर विनीत साहनी के घर पर उस पेंटिंग को देखकर उसने उस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया होता। देखो, हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को गायब किया जिनके केस मेरे इलाके में आते थे, चाहे विवेक साहनी हो या जीत ओबेरॉय। पहले आसान टारगेट चुने, जैसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या फिर वीरान फार्म हाउस, और उसके बाद एक अपार्टमेंट जहां से प्रणय गायब हुआ, ताकि किडनैपिंग वाले एंगल को पूरी तरह खत्म किया जा सके। अब मामले की छानबीन मुझे ही करनी होती थी। मजाल है किसी केस में जरा भी प्रोग्रेस हो। पूरी सहूलियत देता था मैं हमारे लोगों को मौके पर मौजूद माइक्रोस्कीपर और दूसरे सबूत हटाने की। दर्शित यानी कि नकली एकांक तुमसे मिला और अपने बचपन की कहानी सुना दी, मगर तुम उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। हम परेशान थे। इसी बीच प्रणय गायब हुआ, और याद है तुम मुझसे मिलने पुलिस स्टेशन आए थे? बहल ने पूछा। कबीर को खुद पर खींच छूट रही थी। वो जेम्स बॉन्ड का पोता बना बहल से पूछ रहा था कि क्या मौकाए वारदात पर कोई खास पेंटिंग भी है। उस बहल से जो हर जगह इन पेंटिंग्स को प्लांट करके कांड करता फिर रहा था, जो असल में इन सब का मास्टरमाइंड था।
कबीर ने सर झुका लिया और मेज को घूरने लगा। बहल धीरे से हंसा और उसके कंधे पर एक धौल जमाई। कबीर, तुमने वही किया जो तुम्हारी नजरों में सही था, दिल छोटा मत करो। बहल ने कहा, मगर सॉरी, तुम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे उस पेंटिंग पर, इतना ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि अब तुम्हारा गायब होना भी बनता था। बहल माफी मांगने वाले अंदाज में बोला। कबीर और दर्शित ने चौंक कर उसे देखा। अरे हाँ, ये तो वो भूल ही गए कि कबीर भी गायब हुआ था। मेरा भाई बहुत पसंद करने लगा था तुम्हें, बिल्कुल किसी बड़े भाई की तरह। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी थी तो हमने तय किया कि तुम्हें बस हल्का सा डोज ही देंगे, गायब करने जैसा बिल्कुल नहीं होगा। बहल बोला, मगर ये किया कैसे? माना कि मैं अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ, मगर और भी लोग तो है ना वहाँ। है ना, उन्हीं का तो फायदा उठाया। बहल हंसा। मतलब? सबसे पहले तो मेरे भाई ने ही तुम्हारे अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी का जुगाड़ किया। कोई मुश्किल नहीं था। एक दिन वो तुम्हारे घर पे था, तुम चाय बना रहे थे, जिस दौरान उसने चाबी की छाप ले ली। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने वहाँ स्पीकर और दूसरे सामान सेट कर दिए। उस दिन जब तुम घर लौटे तो दर्शित अंदर ही था। तुम बेहोश हो गए। अब तुम्हें वहां से बाहर ले जाना था और हमारा काम किया अखिल नाम के उस लड़कियों के एजेंट ने। बहल ने कहा और कबीर चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, कबीर की बिल्डिंग में ही अखिल नाम का वो शख्स रहता था जो लड़कियों का दलाल था। मेरा एक आदमी उसका कस्टमर बनकर पहले ही उसके पास गया था। अखिल ने एक लड़की के साथ उसे अपने फ्लैट पर छोड़ दिया और बाहर चला गया। उस लड़की ने अपनी फीस ली और बेहोश होने का ड्रामा किया। मेरे आदमी ने अखिल से कहा कि वो मर गई। अखिल के हाथ पैर फूल गए। उसके फ्लैट से किसी लाश का बरामद होना तो बहुत बड़ी बात होगी। तब मेरे आदमी ने कहा कि वो लाश को पैक कर देगा और बाद में ठिकाने भी लगा देगा, बस बाहर निकालने का इंतजाम अखिल करे। अखिल ने वही किया और अपने फ्रिज को बेचने का दिखावा किया। उसे तो यही लगता है कि उस लड़की को वहां से बाहर ले जाया जा रहा था, मगर दरअसल उस बंद फ्रिज में तुम थे कबीर। बहल बोला और कबीर उसे घूरता रहा। मैंने कहा ना, मजबूरी थी, नथिंग पर्सनल। हम ही जानते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा करना हमें कितना बुरा लगता था। बहल ने कहा। फिर अब जब सारे पागल होकर लौट रहे थे या लौट ही नहीं रहे थे, तो तुम सही सलामत कैसे लौट आते? इसका जवाब था कि तुम्हारे पास कुछ था जिससे सायरन डरती है। बहल बोला, वो लाइटर। कबीर ने कहा, यस। मगर एक मिनट, वो लाइटर तो नियति ने मुझे दिया था, उसका आपसे क्या लेना देना? कबीर ने कहा। और नियति तक उस लाइटर को किसने पहुंचाया? बहल माफी मांगने वाले अंदाज में बोला और कबीर ने फिर उसे घूर कर देखा। हाँ, नियति तुम्हारी दोस्त है, यह बात अब मेरा भाई जानता था। उसने ही नियति का पीछा किया और यह तय किया कि वो खूबसूरत महंगा लाइटर नियति को कहीं पड़ा हुआ मिले। इस बात की संभावना थी कि नियति तुम्हें वो दे देती और हुआ भी वही, वरना हम कुछ और सोचते और हमारे आगे का काम तुमने खुद आसान कर दिया। तुमने खुद मेरे भाई को बताया कि शायद सायरन आग से डरती है, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। वैसे कबीर, ये सच भी है, वास्तव में सायरन आग से डरती है, ये तुम देख भी चुके हो। बहल बोला। सच कहूँ तो तुमने इन सब में वो भी जोड़ दिया जो हमारे दिमाग में नहीं आया था। ज्यादा सोचना भी बुरा है कबीर। बहल हंसी रोकता हुआ बोला। क्या मतलब? कबीर बोला, जो अब खुद को बकरा महसूस करने लगा था। तुम गायब हुए, हमने तुम्हें सेट तक ले गए, हल्का सा होश आने दिया और फिर बेहोश कर दिया और तुम्हें वापस छोड़ दिया। इन सब में काफी समय लगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बस कुछ पल ही थे ना। और तुमने खुद ही दूसरे डायमेंशन वाली बात जोड़ दी, दोनों में समय के अंतर होने की बात जोड़ दी और हमारा काम और आसान हो गया। बहल ने कहा। एकांक ने कबीर को देखा और अपनी हंसी दबाई। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि ज्यादा होशियारी भी अच्छी बात नहीं होती है। कबीर भी भुनभुनाता हुआ बैठ गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, हमारी योजना अच्छी जा रही थी, मगर धीरे धीरे उसमें घुन लग चुकी थी। बहल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। घुन? वो लड़की नैना? मेरा भाई उसके प्यार में पड़ चुका था और कई गलतियां करने लगा था जिसे मुझे ठीक करना होता था। उसे अब लग रहा था कि वो गलत कर रहा था। वो डगमगाने लगा था और मैंने उसे अपने काम पर फोकस करने को कहा। बहल बोला। कबीर याद करने लगा, उसने ही एकांक से कहा था कि वो नैना को चाहने लगा है, और कम से कम कबीर का एक अनुमान तो सही साबित हुआ।
मतलब कि दर्शित उर्फ नकली एकांक के मन में नैना के लिए कुछ भी तो था। अब हमने सोच लिया था कि हम पेंटिंग के टेरर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी था उसका वायरल होना और हमारा पहला शिकार बना नैना का एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि अब मुझे पता है कि उसका भाई है। लेकिन तब मेरे इश्कियाए हुए भाई को ये नहीं मालूम था। खैर, हमें किसी को तो पहला ऑनलाइन शिकार बनाना था। उसके कहने पर हमने अंकुश को ही बना लिया। मतलब नकली एकांक मियाँ नैना के बॉयफ्रेंड से जल रहे थे, कबीर ने सोचा। वो लड़की कुछ ज्यादा ही शातिर थी। उसके सामने मेरे भाई के काले पंख भी आ गए। लोगों ने पुलिस कंप्लेन तक कर दी। मैं ही जानता हूँ कि उस पर हाथ उठाते हुए मेरे हाथ कितने कांपे थे। एक रात पहले कितना खून बहा था उसका। मगर क्या करता, जरूरी था कि किसी को हम पर शक ना हो, बहल ने कहा। कबीर को फिर अपनी मूर्खता पर तरस आया कि उसने बहल के सामने उस नकली एकांक की, उसके ही भाई की जिम्मेदारी ली थी। और तभी कबीर को कुछ याद आया, जब उसने पहली बार दीक्षा को देखा था। नकली एकांक पुलिस की मार के बाद अस्पताल में था और दीक्षा उससे मिलने गई थी। तब कबीर भी वहां था। पर मैं वहीं था जब दीक्षा आपके भाई से मिलने आई। वो दोनों तो बिल्कुल असली भाई बहन की तरह बात कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मेरे भाई ने देख लिया था कि तुम छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे, जबकि दीक्षा तो उससे कुछ और बात करने पहुंची थी। दरअसल मेरा भाई और दीक्षा दोनों ही घबरा रहे थे इस ड्रामे से। मैं छिपा हुआ था तो मैं दीक्षा से बात नहीं कर सकता था। फिर मेरे भाई का दिमाग भटकाने को तो दूसरी चीजें भी थी। वो लड़की नैना, बहल बोला। और दीक्षा इन सब से उकता चुकी थी। वो अपने असली भाई को बहुत याद करती थी। मेरे भाई से मुझे ये बात पता चली। बहल दर्शित की तरफ देखता हुआ बोला। कबीर को भी याद आया कि वो दीक्षा से मिलने पहुंचा था तो उसने क्या कहा था। मेरा भाई खो सा गया है। अब मेरा भाई कमजोर पड़ने लगा था और गलतियां भी कर रहा था। तो वक्त आ गया था कि मैं उसे गायब कर देता। यकीन नहीं करोगे, एक पल तो ऐसा भी था जब उसने नैना को फोन किया था और सब सच बताने जा रहा था। मुश्किल से रोका मैंने उसे, बहल ने कहा। और कबीर को याद आया कि हाँ, नकली एकांक ने फोन पर मान लिया था कि वो कोई और है। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं रह गई थी। जितनी आग लगनी थी लग चुकी थी। उस पेंटिंग की अच्छी खासी सनसनी फैल गई थी। अब मेरा भाई भी तस्वीर में नहीं था, लेकिन एक कमजोर कड़ी अब भी थी, दीक्षा। वो ये सब अब और ज्यादा नहीं करना चाहती थी। और पता नहीं क्या हुआ, इस बीच वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। बहल सोचता हुआ बोला, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। हमें तो अच्छी घुट्टी पिलाई थी उसने, हम सब उससे मिलने पहुंचे थे तब। उसने हमें कहानी सुनाई कि उस नकली एकांक ने, यानी कि आपके भाई ने, उसे भी ठगा था झूठ बोलकर, कबीर ने बताया। मगर उसने मुझे पहचान लिया था, अचानक ही दर्शित बहुत इमोशनल होते हुए बोला। कबीर और बहल ने उसकी तरफ देखा। वो मुझसे मिलने भी आई थी, कुछ बताना चाहती थी। मगर इसी बीच मेरे भाई जीत को दौरे पड़ने लगे और वो एकदम से वहां से चली गई, दर्शित बोला। एकदम से नहीं गई, असल में जीत ओबेरॉय ने उसे पहचान लिया था। दीक्षा ही तो थी जो सायरन बनकर उससे मिली थी। अब वो और भी डर गई थी। उसने मेरे भाई को बताया था, बहल ने कहा। और दर्शित को भी याद आया कि हाँ, जीत ओबेरॉय को दौरे दीक्षा की मौजूदगी में ही पड़े थे। तो यह वजह थी उसकी। फिर आए आप दोनों महान जासूस, मेरे पास ये बोलते हुए कि मैं उस पेंटिंग को लोगों से दूर रखूं, बहल बोला। कबीर और दर्शित सोफे पर बैठे बैठे ही अपने आप में सिकुड़ गए। हाँ, वो बहल के पास गए थे यह बोलकर कि वो पेंटिंग ही सारे फसाद की जड़ है। वो इस इंसान को सब बता रहे थे जिसने उस पेंटिंग को लेकर यह सारा फसाद रचा था। और आपने खुद को ही गायब कर दिया इंस्पेक्टर साहब, कबीर चिढ़कर बोला। ना करता तो लोगों को शक हो जाता ना। दो वजहें थी, एक तो मैं उस पेंटिंग के पीछे पड़ा था, और दूसरी मेन कल्प्रिट मैं था, तो मेरा गायब होना भी बनता था। मगर भारी गड़बड़ी हुई। क्या? सब कुछ बड़े अच्छे से किया मैंने अपने साथ। अपने एक स्टाफ को भी गायब किया और दूसरे को बतौर गवाह पीछे छोड़ दिया। लेकिन दीक्षा से अब तक मेरा भाई मिलते आया था। ऐसे में मुझे एक पुलिस वाले को सामने देखकर वो खुलकर सामने आ गई और मुझसे मदद मांगने लगी, ये बोलकर कि वो आम लड़की है, बहल बोला। ओ, कबीर बोला। मजबूरन सब खत्म करना पड़ा मुझे। अब कोई ड्रामा नहीं, वो सेटअप भी हटाना था मुझे। मगर अफसोस ये इश्क, बहल चिढ़कर बोला। कबीर और दर्शित उसे देखने लगे।
नैना, वो अब भी मेरे भाई के पीछे पड़ी थी। मुझे भी अपने नालायक भाई के घर से कुछ चीज़ें हटानी थी, तो मैं चुपके से उसके फ्लैट पर गया और वहाँ मेरा सामना नैना से हो गया। किसी तरह मैं वहाँ से निकला, मगर जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, वो उस फैक्ट्री तक पहुँच गई और मजबूरी में मुझे उसे कैद करना पड़ा। मगर मेरा भाई भी तो वहीं था। वो दोनों आपस में मिल गए। मेरा भाई चुप रहा, लेकिन बिना उसके बोले भी नैना अब सब जान चुकी थी। वो वहाँ से भाग रही थी। मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था। मैं उसके पैरों के पास फर्श पर सूट कर रहा था, मगर मेरे भाई को कुछ और लगा और वो गोली के बीच में आ गया, जो उसे लग गई। बहल ने आंखें बंद कर ली, जैसे इस बारे में सोचना भी कितना दुखद था कि उसने अपने खुद के भाई पर गोली चलाई थी। मैं वहां से भाग निकला और अपने लोगों को पीछे भेजा नैना की मदद के लिए, ताकि वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाए। जाहिर है ये काम मैं तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं लोगों की नज़रों में गायब था। नैना को यही लगा कि उसकी कार देखकर वो लोग वहां पहुंच गए, पर वो असल में मेरे आदमी थे। मेरा भाई हॉस्पिटल तो पहुंच गया, लेकिन अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। कुछ भी करके मुझे उसे बचाना था। पूरे चांद की रात करीब आ रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैं नैना के पीछे पड़ गया। इतनी खुराफाती लड़की थी कि मुझे यकीन था कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, और रास्ता निकला भी। बहल दर्शित और कबीर को देखता हुआ बोला, हाँ, कभी मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, क्योंकि तुम मेरे भाई की परवाह करते थे, उसकी झूठी कहानी पर यकीन करते थे। लेकिन वो क्या है ना कि सही लोग गलत रास्ते पर चलकर भी सही मंजिल पर ही पहुंचते हैं, क्योंकि उनके इरादे सही होते हैं। और देखो, तुमने इस मामले को सुलझा दिया। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं क्या करता। बहल का चेहरा एक बार फिर लाल पड़ गया और आंखें आंसुओं से चमकने लगी। शायद सब इसी तरह ठीक होना था, कबीर धीरे से बोला। पर क्या आप कभी उस खंडर में नहीं गए? आपने वसुमती को पटमंजरी में तो ढूंढा होगा ना? कबीर ने कहा। उस खंडर में जाने पर ही कबीर को सारा मामला समझ में आया था। उस खंडर में क्या रखा था? हाँ, यहाँ के समुद्री इलाकों में बहुत ढूंढा था मैंने उसे, और जब वो नहीं मिली तभी थक हार कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि शायद वो इंसानों के बीच कहीं हो और उस पेंटिंग से सनसनी फैलाने पर सामने आ जाए। बहल ने कहा। अब कबीर को अफसोस हुआ। अगर बहल पहले ही उस खंडर में जाता तो शायद चैतन्य देव शर्मा की आत्मा उससे संपर्क करती। आखिर वो उसका वंशज भी तो था। तो अब क्या? दर्शित बोला। मारा कि मेरी समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने बहुतों को परेशान किया है। कई लोग पागल हुए मेरे इस ड्रामे की वजह से। मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और सारी बात खुलकर सामने रखूंगा। कोई नहीं, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। बहल बोला। कबीर जानता था वो कितनी मजबूत मिट्टी का बना है। वो जो कह रहा है वो जरूर करेगा। कुछ दिन बाद बहल ने कसकर अपने भाई को गले लगाया और उसका कई बार सर चूमा। उसे वो मनहूस दिन याद आ रहा था जब उसके एक भाई ने दम तोड़ दिया था, मगर आज अपने दूसरे भाई को और साथ ही अपने पूरे कुनबे को उसने श्राप मुक्त कर ही दिया था। असली दर्शित भी अपने भाई के गले लग गया और रोने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हुए थे। उसने कई बार अपने भाई पर शक किया था, उससे लड़ा झगड़ा था, मगर अंततः उसके भाई की योजना ही कामयाब हुई थी। और यही नहीं, इन सब में उसके भाई ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सारा इल्जाम उसी पर आया था। इधर नैना और कबीर ने सारी बात खुलकर इंस्पेक्टर आचार्य को बताई। वो इससे खुश तो नहीं हुआ, लेकिन उसने पूरा आश्वासन दिया कि बहल को कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन नौकरी तो उसकी जरूर जाएगी। और अंततः वह समय भी आ गया जब दर्शित ने एकांक को देखा। यह कहना सही होगा कि असली एकांक ने असली दर्शित को देखा। दर्शित मुस्कुराया, लेकिन एकांक उसे गुस्से से घूरता रहा। आखिर उसने उसकी पहचान ले ली थी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो तुम्हारा क्या घट गया? वो ज्यादा हैंडसम है। नैना बीच में बोल पड़ी और एकांक भी हंस दिया। वो दर्शित के गले लगा और धीरे से उसके कान में कहा, एक पंख वाली चुड़ैल ने तुम्हें हेलो कहा है। कुछ दिन में दर्शित को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अपने घर जाना चाहता था, मगर नैना उसे उसी गंदे से अपार्टमेंट में ले गई जहां वो नकली एकांक बनकर रहा करता था। नैना, मेरे पास दूसरा घर है और इससे कहीं ज्यादा अच्छा है, दर्शित बोला। पर मेरे लिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत घर है दर्शित। हम यहाँ रह सकते हैं, प्लीज।
नैना बोली। और दर्शित समझ गया, ये घर कितना भी पुराना क्यों ना हो, यही वो घर था जहाँ उनके बाद पहली बार कुछ होने की शुरुआत हुई थी। नैना कार से उतरी और दर्शित को सहारा देकर नीचे उतारा। वो अभी भी कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। वो जैसे ही फ्लैट में पहुंचे, उनका स्वागत कबीर और नियति ने किया, जिन्होंने उस घर को सजा रखा था। दर्शित से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा। एक दिन उसका भाई वापस आ जाएगा, लेकिन कबीर के रूप में उसे एक और बड़ा भाई जो मिल गया था। वो आगे बढ़ा और कबीर के गले लग गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उन्हें हैरानी हुई कि वहां कौन आ गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही जोड़ा था जो उनकी सामने वाली बिल्डिंग में लिव इन में रहा करता था, जिसे नैना और दर्शित बालकनी में बैठकर देखा करते थे। उस जोड़े ने बताया कि वो नैना और दर्शित को देखते थे और आज दोबारा देखकर बहुत खुश है, और इस तरह वो रात बड़ा ही यादगार रही। एकांक अपनी बहन दीक्षा को लेकर वापस विदेश चला गया, इस वादे के साथ कि वो जब भी भारत आएगा उनसे मुलाकात जरूर करेगा। वो भी अब कबीर का अच्छा दोस्त था। बचपन में वो और दीक्षा कितना भी लड़े हो, मगर आज उनका रिश्ता सगे भाई बहन से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। एकांक ने सोच लिया था कि वो दीक्षा को दुनिया की सारी खुशी देगा, और आरव आज भी लापता ही था। 1 साल बाद पटमंजरी। वो एक शानदार शाम थी। समंदर की लहरें किनारे तक आती और लौट जाती। कबीर और नियति किनारे पर टहल रहे थे। पास ही नैना और दर्शित भी बाहों में बाहें डाले बैठे थे। पूरे माहौल में बस रोमानियत ही भरी हुई थी। बस एकांक के चेहरे पर ही 12 बजे हुए थे। दीक्षा ने उसे आवाज दी। वो रेत का महल बना रही थी, खास अपने भाई के लिए, पर उसने कहा वो भी टहल कर आता है। वो समंदर के पास पहुंचा, जहां पानी उसके घुटने तक आ रहा था। वो यूं ही समंदर में पत्थर फेंकने लगा। वो पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी पानी से निकलकर एक जालीदार हाथ ने उसका पत्थर लपक लिया। एकांक उसे घूरने लगा और अगले ही पल हाथ के साथ साथ उसने सर भी बाहर निकाल दिया। एक सुंदर सा चेहरा उसे देखने लगा, मगर वो वसुमती नहीं थी। अरे यार, इन सबको मैं ही क्यों मिलता हूँ? एकांक बड़बड़ाया। और इसी के साथ आज ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी तस्वीर का पूरा सच। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और सस्पेंस, थ्रिलर, लव स्टोरी और कॉमेडी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन 7 बजे आपको एक नई कहानी से रूबरू करवाऊंगी। इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।